तो आज हम डिस्कस करेंगे CUET UG के लिए 20 जनवरी 2026 की न्यूज़। एंड पहली आपकी न्यूज़ जो है वो डील कर रही है IMF के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए IMF क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि अब क्या करता है, पैसा देता है, यानी कि एक तरह से लोन प्रोवाइड करता है। ऐसा फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि अब किसी कंट्री को जब लोन प्रोवाइड करता है ना, तो वो लोन प्रोवाइड करने के पीछे बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो क्लॉजेस जुड़े होते हैं जिसको मानना ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया के अंदर हम देखते हैं ना 1991 के अंदर LPG रिफॉर्म्स आए थे जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ही ड्रिवन थी, है ना। तो डोमेस्टिकली सब कुछ प्रोड्यूस किया जाना था। तो अब कहने का मतलब यही है, उस टाइम पे भी इंडिया को पैसे की जब जरूरत थी, इंडिया IMF के पास गया। IMF ने बोला ठीक है, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसी या आपकी इकोनॉमी के अंदर LPG रिफॉर्म्स को इनकलकेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से IMF जो है हर साल हर कंट्री को लेकर डिफरेंट तरह की जो रिपोर्ट्स है इसको पब्लिश करती है। तो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट जो उनकी साल में एक बार आती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। तो 2026 के लिए जो अपडेट है वो आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया की जो GDP है जिसकी ग्रोथ के एस्टिमेट उन्होंने पिछले साल क्या लगाया था कि 6.6% होगा, वो अब 7.3% उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, कि उनको लगा नहीं था कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी टिक पाएगी क्योंकि USA ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं। बट उन्होंने देखा कि हमारा जो Q3 एंड Q4 है इकोनॉमी के अंदर, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे एक जो पूरा साल होता है या बैंकिंग ईयर जिसको हम देखते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 4 क्वार्टर होते हैं हर एक साल के अंदर। ठीक है, Q1 जो है 3 मंथ्स का, देन Q2 नेक्स्ट 3 मंथ्स का, है ना, ऐसे होता है। तो Q3 एंड Q4 के अंदर इंडिया की जो मार्केट है वो रेजिलिएंट रही है। एंड फाइनली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अब जो IMF है उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट है, ये है, उसके अंदर उन्होंने बस ये बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी जो कि इनिशियली 6.6% से ग्रो करेगी इन द ईयर ऑफ 2025 उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, बट अब वो 7.3% हो गई है। ठीक है, उन्होंने इसको बढ़ा दिया है। देन जोकोविच क्रूजेस टू अ सेंचुरी ऑफ विंस। कहने का मतलब यही है कि जोकोविच जो है उनको उनका 100th ऐसा खिताब या अवार्ड मिलने जा रहा है, यानी कि जोकोविच जो है वो सेकंड मैन बनेंगे आफ्टर रॉजर फेडरर जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने 3 डिफरेंट ग्रैंड स्लैम्स को भी जीता है। तो रॉजर फेडरर जो है उनके बाद जोकोविच जो है उनकी 100th आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर विन है। बट जोकोविच सोली पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम्स को भी जीता है। ठीक है, ये आपकी न्यूज थी। देन मैड्रिड टू होस्ट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो अब आपको बस ये हेडलाइन पता होनी चाहिए, मैड्रिड स्पेन। ठीक है, स्पेन के अंदर मैड्रिड में होस्ट होंगे इस बार क्या, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो अभी वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं, डिफरेंट आप कह सकते हो जैसे स्पोर्ट्स, जैसे एथलेटिक्स हो गया, F1 हो गया, रग्बी हो गया, क्रिकेट हो गया, इनके बेसिस पर डिफरेंट अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अगर आपके पेपर से पहले ये पता लग जाता है कि कौन सा स्पोर्ट्स का अवार्ड किसको मिला है तो वो लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आपको सिर्फ अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि मैड्रिड ने होस्ट किए हैं या मैड्रिड होस्ट करेगा इस बार के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। देन इलेक्शन कमीशन टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट और डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इलेक्शन कमीशन इसको होस्ट करने जा रहा है। कहाँ पे होस्ट करने जा रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। बस ये न्यूज पढ़नी है आपको और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर। देन सिल्वर हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ $94 एन आउंस ऑन जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, तो अब आपको बस मैं मेजरली इतनी बात समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि सिल्वर एंड गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, समझने की बात है, छोटा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ यहाँ पर, सिल्वर एंड गोल्ड ही क्यों। सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे कि सिल्वर की जो यूजेज जो हैं, क्योंकि सिल्वर हाई कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर की जब हम बात करें तो उसको चिप्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, वायरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, चिप्स बनाने के लिए EVs के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी तरह का आप देखो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इसके अंदर यूजेज होती है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड इसका यूजेज है। देन ज्वेलरी से रिलेटेड जो है इसका यूजेज है। ठीक है, तो अब क्या है, सिल्वर जो है अब हमारे पास इतना प्रेजेंट अमाउंट एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, जितना हमारे पास दिखता है ना, जितना हम ट्रेड करते हैं सिल्वर को लेकर, एक्चुअली में फिजिकल सिल्वर हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट या किसी भी देश की किसी के साथ लड़ाई हो रही है तो अब US डॉलर जो है, जो कि हमारी करेंसी इसको रूल करता है ना, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है।
तो अब यूएसए का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा है, वो मैंने आपको पहले बताया था। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि अब अगर लड़ाई हो जाती है इनके बीच में, तो ऑलरेडी लड़ाई के टाइम पे किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो वो फटाफट से क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को चेंज करके क्या करते हैं कि हम सिक्योर चीजों के ऊपर जाते हैं जिनका जो डिमांड हमेशा से रहेगी। तो वो सिल्वर एंड गोल्ड रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है या सिल्वर की जब हम बात कर रहे हैं, इसको आज तक कभी भी आप कह सकते हो कि लैबोरेटरी के अंदर ग्रो नहीं किया गया। डायमंड्स की जब हम बात करते हैं तो डायमंड जो है उसको अब लैब ग्रोन डायमंड जो है वो भी बनाने लग गए हैं। तो जिस वजह से जो नेचुरल डायमंड्स है उनकी जो अब यूजेज है या इवन कि उनका जो डिमांड है, जो उनका प्राइस है, वो थोड़ा बहुत तो गिरावट उसके अंदर देखने को मिली है। जब हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो वो मेजरली एक सिक्योर्ड ऐसा रिजर्व है जिसके ऊपर इतना इंपैक्ट वॉलेटिलिटी का नहीं पड़ता। इसी वजह से इनका जो प्राइस है, कोई भी लड़ाई होगी ना, अगर कोई भी लड़ाई आने वाले टाइम में होती है, यूएसए के साथ होती है, कोई भी ऐसे फर्दर लड़ाई होती है, तो सिल्वर एंड गोल्ड जो है एक सिक्योर्ड ऑप्शन की तरह नजर आते हैं। देन सेनेगल विन अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस आफ्टर फास्टेस्ट सीन्स। कुछ नहीं देखना आपको, बस ये देखना है कि सेनेगल जीत गया अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, दैट इज इट, और कुछ नहीं। देन चाइना की पॉपुलेशन जो है चौथे साल के अंदर ये गिर रही है। तो आपका जो पॉलिटी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे आपकी डोमेन स्पेसिफिक बुक जो है वो यहाँ पर आपकी वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करती है, जो चाइना के अंदर एप्लीकेबल है। बस अब आपको ये देखना है, ये पता होना चाहिए कि चाइना की जो पॉपुलेशन है 4th ईयर इन द रो यहाँ पर गिर गई है, एंड जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, डेथ रेट जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन ओवर 60 है या 60 ईयर्स ऑफ एज है वो बढ़ रही है। दैट इज इट। देन इंक्लूड प्रपोजल टू लिंक डिजिटल करेंसीज ऑन द ब्रिक्स एजेंडा सेज आरबीआई। तो इस बार ब्रिक्स का जो समिट है वो इंडिया के अंदर होना है। तो ब्रिक्स के अंदर अब स्पेसिफिकली आरबीआई क्या बोल रहा है। आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक के बारे में हम जनरल इको के अंदर पढ़ते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड एवरीथिंग, है ना। तो अब क्या है, ब्रिक्स से रिलेटेड बात यही चल रही है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज है, जिसके अंदर मेजरली ब्राजील, देन रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, है ना। तो ये कंट्रीज का एक जो कोलैबोरेशन है, जो ओरिजिनल फाउंडर्स है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला, क्योंकि अब ये देखो, जहां पे रशिया और चाइना की इन्फ्लुएंस आ जाती है ना, वहां पर वो एंटी यूएसए ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। ऑल दो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो हमने इसी वजह से इसको इस्टेब्लिश किया था या बोला था कि हम चाहते हैं कि साउथ की, यानी कि साउथ एशिया जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो अब ब्रिक्स के एजेंडा में ना 2-3 साल से काफी चल रहा है ये चीज कि हम क्यों अपनी जो डिपेंडेंसी है वो डॉलर के ऊपर रखें। मतलब कोई भी अगर ट्रेड दो नेशंस के बीच में होता है ना, तो डॉलर इज द करेंसी, जो कि अब सपोज चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है ना, तो डॉलर ही वो करेंसी है जो वो फिक्स रेट को डिसाइड करता है। यानी कि हमारी जो अब कंट्री है उसका किस कंट्री के साथ कितना करेंसी का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, सपोज मैं पाउंड की बात करती हूँ, है ना। पाउंड कहाँ पर चल रहा है, यूके के अंदर मेजरली चलता है। तो अब इंडिया और पाउंड, अब एक जो पाउंड है वो 100 समथिंग रुपए का है ना। वो क्या किस वजह से डिसाइड होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से डिसाइड होता है। एंड उसके बीच का एक जो आप कह सकते हो कि एंकर जिसको हम बोलते हैं, या बेस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो बेस हमें डॉलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब इंडिया एंड इवन ब्रिक्स नेशंस ने बोला था कि क्यों हम अपनी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर इतना बढ़ाएं। चाइना और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड होता है, ठीक है, तो हम क्यों ना युआन के थ्रू पेमेंट आपको कर दें और इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंगली पेमेंट लेन देन का काम करें। तो हम डिजिटल तरीके से क्यों नहीं कर सकते कि जो भी करेंसी रेट अगर फिक्स करता है, बीट डॉलर के थ्रू होता है। अभी हमें पहले क्या करना पड़ता है, इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर हम चाइना को पेमेंट करते हैं डॉलर के अंदर। तो क्यों ना हम चाइनीज जो अब युआन है उसके अंदर डायरेक्टली उनको इंटरनेट के थ्रू, जो भी मार्केट रेट एस्टैब्लिश होता है उसके थ्रू हम उनको पेमेंट डायरेक्टली कर दें, है ना। तो बट इसमें यूएसए खुश नहीं होगा। तो अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के एजेंडा के लिए फिलहाल डिजिटल करेंसी की जो अप्रूवल है, या डिजिटल करेंसी के लिए स्पेसिफिकली आरबीआई ने बोला है, ठीक है, कि इसको अपने एजेंडा में साल लेकर आइए। देन सीएम लेज फाउंडेशन ऑफ 342 करोड़ मामलन रिजर्वॉयर, ठीक है। मामलन रिजर्वॉयर कहाँ पर बनेगा, तमिलनाडु के अंदर बनेगा। और ये जो है 342.60 करोड़ का ये जो प्लान है, कहाँ पे, कोवलम बेसिन में होगा, ईस्टर्न रीजन ऑफ आप कह सकते हो ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पर इनको क्या होगा, रिजर्वॉयर्स को एंशिएंट टाइम से भी बनाया गया है। पल्लवास के टाइम पे जो रिजर्वॉयर सिस्टम है वो यूज किया जाता था। 54 से 55 ऐसे रिजर्वॉयर्स थे, उनमें से आज भी 3-4 रिजर्वॉयर यूज किए जाते हैं। तो अब अगर आप देखो, मामलन रिजर्वॉयर जो है उसको भी इसी बेसिस पे, उसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया जाएगा। एंड मामलम कौन थे, मामलम एक पांडवा आप कह सकते हो रूलर थे, जिनका ओरिजिनल यहाँ पर क्या था, नरसिंहवरम 1, ठीक है। उनको मामलन इसलिए बोला जाता था क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड रेसलर। एंड ये पल्लवा रूलर्स के टाइम पे 640 सेंचुरी की मैं बात आपको बता रही हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर, तो जो ह्यून सांग है वो इनके कंटेम्प्ररी क्या थे, कंटेम्प्ररी ट्रैवलर थे, कि जब इनके रेन चल रही थी, यानी कि जब ये रूलर थे पल्लवास के, ठीक है। तो अब उस टाइम पे ह्यून सांग यहाँ पर आते हैं, उन्होंने उसका अकाउंट प्रॉपरली लिखा भी था। एंड जब हम बात कर रहे हैं रिलीजन की, तो ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। एंड ही वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर और फॉलोअर ऑफ शिवा।
ठीक है, बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। देन इन फाइटिंग किल्स थर्ड काजीरंगा टाइगर विद इन अ फोर्टनाइट। बस हमने ये देखना है काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, असम के अंदर है। कल हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस भी कर लिया था, बट रिपीटेशन थी तो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतनी मेजर न्यूज थी न्यूज़पेपर के अंदर जो कवर की जानी थी। एंड सीयूईटी यूजी के पीवाईक्यूज अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर बायोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं। तो आपको ई बुक्स का कॉलम दिख जाएगा, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सीयूईटी यूजी का जो कॉलम है वहाँ से आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।